स्वागत है। तो देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपक्षय, और अपक्षय का फर्स्ट पार्ट हमने अध्ययन कर लिया था। बेसिकली अपक्षय है क्या, अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और अपक्षय के प्रकारों के अंदर यानी 3 प्रकार के अपक्षय देखे थे, भौतिक, रासायनिक और जैविक, जिसमें भौतिक अपक्षय का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय कहते किसे हैं, और इसमें कौन कौन से कारकों के द्वारा ये अपक्षय प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि अपक्षय क्या है। कल वाला जो है उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर विदरित होकर बिखर जाना, किस कारण, भौतिक या रासायनिक अपघटन और विघटन की क्रिया के कारण है, जिसमें हमने 2-3 डेफिनेशन भी देखी थी, और जिसमें हमने देखा था थॉर्नबरी ने कहा था कि चट्टानों के अपने ही स्थान पर विघटन और अपघटन को अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के मौसमी घटक, जीव जंतु, वनस्पति तथा यानी हम देखें रासायनिक तथा भौतिक कारक हैं, वो चट्टानों को अपने स्थान पर फोड़कर वहां बिखेर देते हैं। तो बेसिकली भौतिक अपक्षय कहलाता है। तो हमने देखा था भौतिक कारकों की वजह से चट्टानों का अपने स्थान पर फूटकर विदरित होकर बिखरने को क्या है, भौतिक अपक्षय कहते हैं। और भौतिक अपक्षयों को हमने देखा था, एक तो सूर्य के ताप के कारण चट्टानें दिन में फैलती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में रात में सिकुड़ती है, टेम्परेचर तापांतर में विविधता के कारण, जिसके कारण क्या है, और ये क्रिया लंबे समय तक चलती है तो चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, जिसको हम पिंड विच्छेदन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमने देखा था भी पाले के द्वारा क्या होता है कि वर्षा का जल, उच्च कक्षाओं में वर्षा का जल दिन में प्रवेश कर जाता है, रात्रि में कम टेम्परेचर के कारण वो बर्फ में परिवर्तित होता है, और उसकी वजह से भी क्या है, चट्टानों में यानी फैलती है और सिकुड़ती है, उसकी वजह से क्या दाब मुक्ति की क्रिया होती है, उसकी वजह से भी अपक्षय होता है। इसके अलावा क्या आपने देखा होगा कि पाले की क्रिया के द्वारा अपक्षय किस प्रकार होता है, जैसे अपने यानी कोई लोहे की वस्तु बाहर रख देते हैं तो उसमें यानी जंग लगने की प्रक्रिया है, वो भी एक प्रकार का अपक्षय इसके अंदर यानी आता है। तो जल यानी दाब की क्रिया के द्वारा यानी कई बार चट्टानों, ऊपर वाली चट्टानों का दबाव होता है, नीचे वाली चट्टानें, ऊपर वाली चट्टानें भूकंप या ज्वालामुखी अन्य कारकों की वजह से हट जाती है, तो दाब के कारण चट्टानें ऊपर फैलती है और उसमें दरार आ जाती है, उसमें यानी प्रमुख रूप से क्या है, अपक्षय है वो हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो अपक्षय है वो बेसिकली कई प्रकार का यानी होता है, जिसका हमने कल वर्णन भी किया। तो ये तो भौतिक अपक्षय तो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे रासायनिक अपक्षय क्या है। तो रासायनिक अपक्षय को हम देखें तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का यानी अपने ही स्थान पर फूटकर विदरित हो जाने की क्रिया यानी रासायनिक अपक्षय कहलाता है। और रासायनिक अपक्षय में विभिन्न प्रकार की गैसों का योगदान भी होता है, और इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसमें कई कारक है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निर्वाहन करते हैं। तो कौन कौन से कारक इनके अंदर अपक्षय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसका भी हम थोड़ा सा यानी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो अपक्षय को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों का भी थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो ये कौन कौन से कारक हैं जो रासायनिक अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो रासायनिक अपक्षय से सीधा तात्पर्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो रासायनिक अपक्षय में एक तो योगदान होगा गैसों का, दूसरा जलवाष्प या इसके अंदर हम जल, ये जो कारक हैं इन कारकों या जल या गैसों की वजह से चट्टानें क्या है, टूटती है, घुलती है, सड़ती है, और जिससे नए यौगिकों का निर्माण होता है, वो बेसिकली कौन सा, रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तो हम रासायनिक अपक्षय को देखेंगे। जैसे यानी हम बात करते हैं भारत के अंदर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार देखो या छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है,
वहां पूरे यानी चट्टानों के अंदर लो ऑक्साइड तथा पाइराइट भी एक लो का एक प्रकार है। तो लो युक्त जो चट्टाने पाई जाती, लो एसिड युक्त जो चट्टाने होते हैं उसके अंदर क्या होता है भी लो युक्त चट्टानों में यानी उसके अंदर O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लस H2O ये क्या करते हैं यानी लो ऑक्साइड पर रासायनिक क्रिया करते हैं, और रासायनिक क्रिया करेंगे तो उसमें गंधक अम्ल का निर्माण होगा, और उसकी वजह से क्या होता है चट्टानों के अंदर यानी चट्टाने में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार हमने देखा होगा शीतकाल के अंदर यानी जब ओस या धुंध आती है उसमें हम लोहे की वस्तु जो बाहर रख देते हैं तो ओस के कण उस पर यानी ऑक्सीजन के साथ उसमें मुख्य रूप से क्या लो पर यानी जब रासायनिक क्रिया करेंगे तो लो फूलना प्रारंभ हो जाता है, और धीरे 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 क्या भुरभुरा होकर वो लो यानी जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार यह लो युक्त चट्टाने जिसको हम लो सल्फाइड या पाइराइट कहते हैं उसमें ऑक्सीजन यानी जल की उपस्थिति के अंदर जब ऑक्सीजन गैस उसमें रासायनिक क्रिया करती है, गंधक का अम्ल का निर्माण करती है, उसके कारण क्या है यानी लो के अंदर यानी जंग लगना प्रारंभ हो जाता है और वो भूरे रंग के अंदर उसका क्षय होने लग जाता है। तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है यानी ऑक्सीजन गैस लोह युक्त चट्टानों में जल की उपस्थिति में गंधक अम्ल का निर्माण करती है, उसके कारण क्या लोहे युक्त चट्टानों में यानी जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, उसमें रासायनिक क्रिया की वजह से चट्टानों में भुरभुरी होकर वो यानी बिखरना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा अपक्षय ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक अपक्षय में पहला कारक लगाता है ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा अपक्षय, दूसरा कार्बोनेटीकरण क्रिया के द्वारा अपक्षय। देखिए कार्बोनेटीकरण क्या होता है कि वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल की उपस्थिति में कैसी चट्टानों में चूना पत्थर पर क्या है यानी कौन सी गैस है वही ये H2 और ऑक्सीजन गैस यानी उसके अंदर वही कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। कैसा कार्बनिक अम्ल का इसके अंदर निर्माण होगा, और उसकी वजह से क्या होता है उस चूने पर रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और धीरे धीरे उस चट्टान के अंदर घोलीकरण की क्रिया के द्वारा या उसमें कार्बन यानी रासायनिक क्रिया होती है चूने, और चूने का भी यानी मुख्य रूप से धीरे धीरे यानी क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और वो चूना है केलोनाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार यानी चूना पत्थर पर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल की क्रिया करती है, जिससे चट्टानों का जो क्षय होता है उसको बेसिकली कार्बोनेटीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया कौन सा कार्बोनेटीकरण की क्रिया। अब देखिए तीसरा हम बात करते हैं कौन सा जल योजन क्या है भाई। जल योजन के अंदर क्या होता है कि जल योजन के अंदर यानी पृथ्वी पर शैल खनिजों में जल के अवशोषण को बेसिकली कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। यानी कई चट्टानें ऐसी होती है जिसमें जल क्या करता है यानी अवशोषण करने वाली चट्टानें होती है, और उस अवशोषण युक्त चट्टानें जैसे मैं बात करता हूं फेल्सपार खनिज है, वो प्रमुख रूप से क्या होता है यानी जल को अडोप्ट कर लेता है। या एक खनिज आता है बॉक्साइड, या आपने देखा होगा कि यानी हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो यानी जब बाल धोते थे मेट, आज तो ये शैम्पू पद्धति आ गई उसमें यानी जो मेट होते थे और मेट से यानी बालों की सफाई करते थे, जैसे बाल मुलायम और सॉफ्ट भी रहते थे। लेकिन वो क्या होता था कई बार उसको धोते समय कोई गीली जगह पर रख दिया तो मेट उस जल को अवशोषित कर लेती थी और वो फूल जाते थे। तो इसी प्रकार क्या होता है यानी जो फेल्सपार है वो भी क्या होता है जल को अवशोषित कर लेता है, और इसका जो आयतन होता है
88% तक की वृद्धि हो जाती है जल अवशोषण करने के कारण। यानी अपना मूल आयतन से 88% वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है, जल को अवशोषण के कारण यानी वो चट्टाने फैल जाती है, यानी उसके आयतन के अंदर वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि जब होगी तो उसके अंदर की संगठन क्षमता कमजोर होगी। और फिर क्या होता है उसमें, यानी जब हवा लगती है उस पर, तो उसके कारण वो धीरे धीरे भुरभुरी होकर मुख्य रूप से क्या है उसमें क्षय होने लग जाता है। तो ऐसी क्रिया को जल योजन के कारण यानी मुख्य रूप से क्या है उस जल का उस चट्टान के अंदर अवशोषण हुआ जो, और उसके कारण उसका आयतन के अंदर क्या हो जाती है बेसिकली वृद्धि हो जाती है। और इस वृद्धि के कारण क्या होता है कि उस चट्टान का क्षय होने लग जाता है, किसके कारण, जल के कारण। तो इस क्रिया को जल योजन के नाम से जाना जाता है। तो जल योजन क्या है कि सैल खनिजों में जल का जो अवशोषण को हाइड्रेशन कहते हैं। और ऐसी जो चट्टानें होती हैं जिसमें बॉक्साइट है, फेल्सपार है, या पहले अपने मेट होती थी, ये क्या होती है जल को अवशोषित कर लेती है और अपने आयतन को लगभग 88% वृद्धि कर देती है। और फिर क्या है यानी उस पर हवा जब लगती है तो भुरभुरी होकर वो क्या है यानी मुख्य रूप से क्या है बिखरना प्रारंभ हो जाती है अपने स्थान पर। ऐसी क्रिया को जल योजन के रूप में जाना जाता है। तो पहला हो गया ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन। और चौथा आ जाता है यानी कौन सा, यानी विलयन। यानी विलयन के अंदर क्या होता है बेसिकली कुछ जो यानी खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं तो जो मुख्य रूप से जल के साथ यानी विभिन्न प्रकार की गैसों को साथ मिलकर वहां के खनिज को गोलीकरण कर लेते हैं और घोलकर वहां उस चट्टान के अंदर घुलने वाले खनिज उनको अलग कर देते हैं। और उसकी वजह से चट्टानों के अंदर जो क्षय होता है उसको विलयन के रूप में जाना जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ सिलिका पृथक्करण, सिलिका पृथक्करण, सिलिका पृथक्करण बेसिकली यानी क्या होता है भाई, यानी सैलों में जो सिलिका के अलग होने को सिलिकेशन के कहते हैं और इसको ही सिलिका पृथक्करण कहते हैं। और इसमें क्या होता है यानी प्रमुख रूप से सिलिका जल के साथ विलयित हो जाती है और विलयन होने से सिलिका पृथक होने से चट्टानों में जो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो घोलित पदार्थ के अलग हो जाते हैं और चट्टान है वो यानी खोखली हो जाती है। उस क्रिया को सिलिका पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीजन गैस की यानी ऑक्सीजन प्लस H2O यानी जल की उपस्थिति के अंदर यानी लोह युक्त चट्टानों पर रासायनिक क्रिया करती है। जैसे यानी यहाँ गंधक का अम्ल बनता है और लोह पर जल लगना प्रारंभ हो जाता है, वो क्रिया रासायनिक अपक्षय कहलाती है। वहीं कार्बोनेटीकरण के अंदर क्या होता है, कार्बन यानी डाइऑक्साइड गैस है चूना पत्थर पर जल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल बनाती है और उससे चट्टान का जो क्षय होगा वो कार्बोनेटीकरण कहलाता है। जल योजन के अंदर क्या होता है, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं, ऐसे खनिज सेल होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं जिसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। उसमें बॉक्साइट, फेल्सपार, मेट है, वो क्या होता है जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसकी मूल आयतन में लगभग 88% तक वृद्धि हो जाती है। और उसके कारण यानी बाद में उसके आयतन में वृद्धि होगी तो आंतरिक भाग कमजोर होगा। जल यानी जब हवा लगती है तो वो भुरभुरी होकर वहां बिखर जाती है। तो ऐसी क्रिया को जल योजन की क्रिया, विलयन या सिलिका पृथक्करण क्या है कि सैल के अंदर सिलिका के अलग होने को सिलिकेशन कहते हैं और इसके अंदर क्या है चट्टानें खोखली हो जाती है जिसको सिलिका पृथक्करण या इसमें विलयन की क्रिया के द्वारा खनिज पदार्थों के अलग होने को विलयन के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए ये तो हो गया अपना कौन सा रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के अंदर जो विघटन होता है किसकी उपस्थिति में, गैस और जल की उपस्थिति के अंदर चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाती है, उसमें घुलना प्रारंभ हो जाती है, चट्टानें वहां सड़ जाती है और एक नए यौगिक में बदल जाती है। वो क्रिया बेसिकली रासायनिक अपक्षय के रूप में जानी जाती है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा रासायनिक अपक्षय क्रिया के द्वारा चट्टानों का क्षय। तो इसमें यानी आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रासायनिक अपक्षय पर टिप्पणी लिखिए।
तो रासायनिक अपक्षय के अंदर पहले तो इसका सामान्य अर्थ कर दो। रासायनिक अपक्षय के अंदर यानी क्या होता है, चट्टानों का यानी रासायनिक विधि से विघटन होता है। फिर इसमें लिख दो कि रासायनिक क्रिया द्वारा जल एवं गैस की सहायता से चट्टानों के टूटने, उसके घुलने और सड़ने से जब नए यौगिकों में जो चट्टान का बदल जाती है और चट्टानें वहां यानी मुख्य रूप से बिखर जाती है, वो क्रिया बेसिकली रासायनिक अपक्षय कहलाता है। और रासायनिक अपक्षय में कई कारक भाग लेते हैं, उसके आधार पर इसको प्रमुख रूप से 4 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा चट्टानों का क्षय, यानी ऑक्सीजन गैस लोह युक्त चट्टानों जिसमें लो ऑक्साइड या पायरेट युक्त चट्टानों के अंदर जब जल की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करती है और उससे चट्टान का जो क्षय होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया के रूप में जानी जाती है। इसी कार्बोनेटीकरण जल योजन। तो आराम से एक पेज के अंदर इसको अंदर यानी ये क्रिया यानी हम एक पेज के अंदर कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं जैविक अपक्षय क्या है भाई। तो जैविक अपक्षय के अंदर मैंने बताया कि ये 3 कारक भौतिक, रासायनिक और जैविक जो कारक है वो चट्टानों में क्षय करते हैं, वो अपक्षय कहलाता है। जैविक अपक्षय में क्या होता है, बेसिकली एक होता है जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर तोड़कर फोड़कर विदरित करने की जो क्रिया है बेसिकली वो कौन सा यानी जैविक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तो यानी जैविक अपक्षय के अंदर यानी मनुष्य का सर्वाधिक भूमिका होती है, लेकिन जीव जंतु भी विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, उसमें जीव यानी अपक्षय होता है। तो ये जैविक अपक्षय को यानी 3 कारकों के आधार पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम पहले देखते हैं जीव जंतु। देखिए जीव जंतु के अंदर प्रमुख रूप से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के यानी गिलहरी जीव, चाहे वो सियार हो, लोमड़ी हो, गीदड़ हो या किसान का मित्र केचुआ हो या जो अन्य जैसे चूहिया, कई प्रकार के यानी लाखों प्रकार के जीव जंतु उसमें अपने आवास में रहते हैं, उस पर विचरणकार कार्य भी करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के घास फूस का करते हैं या अपने खुरों से उन पर क्या करते हैं, वहां की वनस्पति का क्षय करते हैं, मिट्टी का क्षय करते हैं। जैसे कोई पशु चलता है तो उसके खुरों से भी मिट्टी का क्षय होता है। और इस प्रकार क्या होता है, उनके द्वारा यानी मिट्टी का अपने स्थान पर तोड़कर फोड़कर वहां विदरित करने की क्रिया है, वो क्या कहलाता है, जैविक अपक्षय। में एक उदाहरण दूं, किसान का मित्र केचुआ होता है, यानी कौन सा केचुआ। केचुआ क्या करता है, यानी भूमि के अंदर यानी मिट्टी को ऊपर से नीचे क्या है यानी खाता निगलता रहता है। यानी 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 1.5 लाख केचुए पाए जाते हैं। कितने, 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख केचुए पाए जाते हैं, जो प्रति वर्ष 10 से 15 टन मिट्टी को क्या है ऊपर से नीचे करते रहते हैं, जिससे चट्टानें वहां खोखली हो जाती है और उससे मिट्टी का जो क्षय होता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के गिलहरी जीव हैं, वो भी क्या है अपने आवास के लिए भी मिट्टी का क्षय करते हैं। और विभिन्न प्रकार के पशु जो यानी विचरण करते हैं, उसके खुरों से भी मिट्टी का यानी प्रमुख रूप से क्या होता है, क्षय होता है। इस प्रकार यानी जीव जंतुओं के द्वारा यानी किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूटकर फूटकर विदरित होने की जो क्रिया है बेसिकली वो जैविक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तो दूसरा आ जाता है कौन सा, वानस्पतिक अपक्षय। तो यानी वनस्पति वैसे तो क्या करती है, यानी मिट्टी को संगठित रखती है। क्या करती है, यानी मिट्टी संगठित रखती है, किसको, यानी मृदा को। लेकिन कई बार क्या होता है, ऊंचे ढालू भूमि पर या कोई दरारों के अंदर कोई पेड़ उग जाता है और उस पेड़ में जैसे जैसे वृद्धि होती है वो क्या करता है, उसकी जड़ें नीचे गहराई में जाती है, जिसके कारण क्या है उस पेड़ की जड़ों की वजह से चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती है
और धीरे धीरे वो दरारें बढ़ती जाती है और उसकी वजह से फिर चट्टानें वहां पूरे यानी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है और वहां से शैल टूटना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा जो क्रिया है वो प्रमुख रूप से वनस्पति द्वारा चट्टानों का क्षय के रूप में जाना जाता है। और ये जो वनस्पति द्वारा जो क्षय होता है वो मुख्य रूप से या तो पर्वतीय ढालों पर या कोई ऊंचे ढालू भूमि पर या जहां दरारें हो वहां जब पेड़ उग जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया कि एक पेड़ है वो क्या है ढालू भूमि पर यानी दरार के अंदर लग गया, बाद में जब इनकी जड़ें बढ़ती है तो वो धीरे धीरे वो इनकी यानी दरार है वो बढ़ती जाती है, आसपास की चट्टानों में दरार आ जाती है और दरार की वजह से चट्टानें वहां पर या टूटकर बिखर जाती है। जो ऐसा अपक्षय होता है बेसिकली वो यानी कौन सा अपक्षय होता है, यानी वानस्पतिक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तीसरा आ जाता है मानव, और मानव भी कौन सा, उपभोक्तावादी मानव। और मानव ने तो यानी विभिन्न प्रकार से यानी चट्टानों का क्षय करता है। जैसे मैं बात करता हूं, मनुष्य कृषि क्रिया करने के कारण यानी मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं करता है, यानी खुदाई करना, कुदाली करना या बाल बिजाई करता है, उससे भी चट्टानें क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरती है, उससे भी चट्टानों का क्षय होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, चाहे वो लोहा हो या धात्विक हो या अधात्विक खनिज हो या ऊर्जा उत्पादक खनिज हो, उसको भूमि से निकालता है और उस खनन के कारण भी यानी चट्टानें वहां से हटती है, उस चट्टानों का वहां बिखर जाती है, जिससे भी चट्टान का क्या होता है बेसिकली यानी क्षय होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, चाहे वो भवनों के निर्माण का कार्य हो, चाहे बांधों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, और उसमें भी क्या होता है मिट्टी का क्षय होता है। तो इस प्रकार मनुष्य के द्वारा यानी कृषि, खनन या विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्यों के अंदर यानी क्या करता है, यानी मिट्टी का क्षय करता है। उस क्षय को बेसिकली किस क्षय के रूप में जाना जाता है, मनुष्य के द्वारा क्षय। और ये जो तीनों क्षय होते हैं उसको बेसिकली मूल रूप से जैविक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंदर भी आपके दो दो नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैव यानी वानस्पतिक अपक्षय क्या है। देखिए, वनस्पति के द्वारा चट्टानों का जो क्षय होता है उसको वानस्पतिक अपक्षय कहलाता है। और जब भूमि यानी उबड़ खाबड़ या दरारयुक्त भूमि में जब पेड़ उग जाता है और जैसे वो वृद्धि करता है तो उसकी जड़ें जब नीचे जाएगी तो उसमें दरार और बढ़ जाती है और आसपास दरार बढ़ जाती है और उससे चट्टानों का जो क्षय होगा उसको वानस्पतिक अपक्षय के रूप में जानते हैं। इस प्रकार एक नंबर का पूछ लिया, यानी जैविक अपक्षय से क्या तात्पर्य है, तो सीधा यानी जैविक अपक्षय जीव जंतु वनस्पति और मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटकर फूटकर विदरित होकर बिखरने की जो क्रिया है वो बेसिकली जैविक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार आज में हमने यानी ये जो अपक्षय का टॉपिक है अपना यानी इसी के साथ यानी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसको दो पार्ट में बांट के क्या, पहला अपक्षय को यानी परिभाषित कीजिए, उसकी कौन कौन से कारक हमने देखे, भौतिक अपक्षय का विस्तार से देखा। आज हमने रासायनिक और जैविक अपक्षय कहते किसे हैं और ये जैविक अपक्षय किन कारकों की वजह से होते हैं और क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होता है, तो इनका हमने आज विस्तार से अध्ययन किया। तो देखिए ये टॉपिक यानी बीए पार्ट फर्स्ट एमए ज्योग्राफी, इसके अलावा 12th के जो स्टूडेंट हैं, 12वीं में जो स्टूडेंट है उसमें 12वीं क्लास में भी ये टॉपिक है वो प्रमुख रूप से लगता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी सहायकफुल रहने वाला है।